क्रांतियों का युग। तो किस तरीके से जो संपूर्ण यूरोप के अंदर जो क्रांति है उसका युग यानी कि समय, युग का मतलब क्या होता है, एक समय आया। कौन सा समय था क्रांतियों का? एक टाइम पीरियड के लिए युग शब्द का प्रयोग होता है। अब वो समय पीरियड कम वर्षों का भी हो सकता है और वो हजारों सदियों तक का भी समय हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, तो आदि उनका भी क्या, उनका बड़ा लंबा समय है। और जबकि यहाँ पर जो समय हम देखेंगे वो 1830 से 1848 का दरमियान देखेंगे। इस दरमियान क्या हुआ था, 1815 के अंदर वियना कांग्रेस हुई थी। उस कांग्रेस के बाद में क्या हुआ था, संपूर्ण यूरोप में पुरातन व्यवस्था को पुनः से स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर पुराने राजवंशों की वापस स्थापना हुई। क्रांतिकारियों के जो विचार थे, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व जैसे जो आधुनिक विचार थे उनको दबाने का कार्य किया गया। और जो आधुनिकतावादी लोग थे, क्रांतिकारी थे, या उनका क्या किया गया था, या मध्यम वर्ग के लोग थे उनका बुरी तरीके से क्या किया गया, दमन किया गया। किनके द्वारा? जो पुरानी व्यवस्था के समर्थक, चाहे वो राजा थे या कुलीन वर्ग। तो वापस एक बार से मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, इनकी स्थितियां क्या होने लगी, खराब होने लगी। और जबकि दूसरी तरफ जो सामंत वर्ग यानी कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, इनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो उसके बाद में किस तरीके से ये रूमानी कल्पनाएं करते हैं, रूमानी कल्पनाओं के साथ साथ में राष्ट्रीय भावनाएं किस तरीके से विकसित होती है। और इन सारी परिस्थितियों के कारण यूरोप बड़ी संकट की अवस्था में चला जाता है, यानी भूखमरी की अवस्था में भूख वहाँ फैल जाती है। और उसके बाद में लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब कठिनाइयाँ ज़्यादा हो जाती है, यानी अपनी श्रम सीमा को पार कर जाती है। तब क्या करते हैं, या यूरोप के लोग क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, जिसमें जन विद्रोह के नाम से हम जानेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे लास्ट में 1848 की उदारवादियों की क्रांति। तो इन सारी पॉइंट को आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखते हैं हम डिटेल से। तो क्या देखेंगे, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था है, रूढ़िवादी के बारे में पुरातन व्यवस्था थी, पिछले चैप्टर में मैं बात कर चुका हूँ, ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद, इसके बारे में भी पूर्व चैप्टर में बात कर चुके हैं। राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। किसको? उदारवाद और राष्ट्रवाद को। क्रांति का मतलब ही क्या होता, बदलाव लाना। तो इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, ओटोमन कौन सा, ये मुस्लिम साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य था। इसके साम्राज्य के सूबे यानी इन्होंने जिन यूरोप के इलाकों पर कब्जा कर रखा था, आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ क्षेत्र थे, क्योंकि आयरलैंड में भी वहाँ के लोगों को दमन किया हुआ था, आयरिश लोगों का, और पोलैंड में पोलिश लोगों का। तो इनके ऊपर बाकी शक्तियों ने अधिकार कर रखा था, तो इस कारण उनकी राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। तो वहाँ के क्षेत्रों में भी क्या हुआ, अब राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रवाद की भावनाएं क्या होने लगी, दृढ़ होने लगी। उसी चीज़ को आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले। इन क्रांतियों का नेतृत्व किसने किया? उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो क्या था, शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इसमें से कौन से थे ये शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग? एक नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। इसमें प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे, और वाणिज्य व्यापार में लगे लोग। यानी ये तो सारे शिक्षा से जुड़े होते, और ये व्यापार वाणिज्य से जुड़े, यानी जो समृद्ध लोग थे, औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े थे, वो लोग इसमें मध्य वर्ग में शामिल थे। तो प्रथम विद्रोह, ये बहुत ही अंडरलाइन करना कि प्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ। फिर से पहला विद्रोह फ्रांस में होता है। कब हुआ था? ये डेट ध्यान रखिए, जुलाई 1830 के अंदर हुआ। और फ्रांस के अंदर ब्रूवो राजा, अब क्या था, 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी, इस वियना कांग्रेस के बाद में फ्रांस के अंदर जो वापस दोबारा ब्रूवो वंश का जो शासन स्थापित किया गया, जिसमें इस समय लुई 18वें को क्या बनाया गया था, राजा बनाया गया था, जिसे 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता से बाहर किया गया था। उसे अब उदारवादियों ने क्या किया था, उखाड़ फेंका था। यानी अब वियना कांग्रेस के दौरान रूढ़िवादी लोगों ने स्थापित किया, लेकिन इस जुलाई 1830 की क्रांति ने एक बार फिर इसको राज सिंहासन से हटा दिया। इसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। किसका? संवैधानिक राजतंत्र, मतलब दूसरा राजतंत्र लाया गया। इसकी जगह इस बार गणतंत्र स्थापित नहीं किया गया, लेकिन राजा को किसके अधीन कर लिया गया, संविधान के अधीन कर लिया गया, जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। ये फ्रांस का अंतिम राजा था। इसको भी बाद में क्या करेंगे, लोग हटा देंगे, क्योंकि ये भी जनता की इच्छाओं पर क्या उतरेगा, खड़ा नहीं उतरेगा। जो मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का था। ये मेटरनिक ही क्या करता था, यूरोप का, इसको पुलिसमैन के नाम से भी जाना था, ये संपूर्ण यूरोप को क्या करता था, अपने अधीन करना चाहता था। इसकी ही सारी नीतियों के कारण यूरोप को एक बार फिर से क्रांति के दौर में जाना पड़ा था, क्योंकि इसने संपूर्ण यूरोप को
फिर से पुराने समय के अंदर धकेल दिया था, पुरातन व्यवस्था को स्थापित करके और रूढ़िवादी नीतियों का प्रचलन करके। मेटरनिक ने एक बार ये टिप्पणी की थी, ये टिप्पणी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता, सर्दी जुकाम हो जाता है, क्या हो जाता, सर्दी जुकाम हो जाता है। और जुलाई क्रांति जो कब हुई थी, 1830 में, से ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो क्या हो गया, ब्रसेल्स अलग हो गया। तो इस तरीके से ये राष्ट्रवादी जो भावनाएं क्या हो रही, प्रचार हो रही है, और कुछ क्षेत्र जिन पर दूसरे जो राज्यों ने अपना अधिकार आधिपत्य जमाया हुआ, वो धीरे धीरे उनके कब्जे से निकल रहे। ये घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वही विशिष्ट वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का क्या किया, संचार उनमें फैलाया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत महत्वपूर्ण, इससे मैंने जो पिछले जो पार्ट था उस पार्ट में भी मैंने इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी। ये तो अपने आप में क्या था, खास था। इसमें क्या था, 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन यानी मुस्लिम साम्राज्य था, यह तुर्की साम्राज्य था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी का जो संघर्ष कब हुआ था, 1828 में प्रारंभ हुआ था और 1829 तक ये चला था। अब देखो था क्या कि 1453 के अंदर, जब पहले काफ़ी समय तक इन ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में धर्म को लेकर, जेरूसलम को लेकर काफ़ी समय तक धार्मिक युद्ध चले थे, जिसे क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। और आखिर 1453 के अंदर ईसाइयों की हार हो जाती है और यूनान के ऊपर जो ओटोमन तुर्क लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो इसके बाद से ही इस यूनान और इसके कुछ और यूरोप का क्षेत्र था जिस पर ओटोमन तुर्क लोगों का ही क्या था, आधिपत्य था। लेकिन अब जैसे जैसे राष्ट्रवाद के विचार यूरोप के अंदर आ रहे हैं और सारे लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों ने, चाहे वो रूस था, चाहे ब्रिटेन था या फ्रांस था, उन्होंने यूनान के लोगों को भी सपोर्ट किया, उनके अंदर भी राष्ट्रवादी भावनाएं जगई। क्योंकि यूनान के जो राष्ट्रवादियों का निर्वाचन वो अपना देश छोड़कर कहाँ रह रहे थे, इन देशों के अंदर निवास रत रहे। तो उनके साथ में पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति जिससे हेलेनिज्म के नाम से जाना जाता के प्रति क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे। तो इसमें कौन कौन से थे, इसमें कवि थे, कलाकार थे। तो कवि और कलाकार लोगों के अंदर बड़ा बदलाव लाते। कवियों ने कविताओं के माध्यम से, कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से यूनान को यूरोपीय सभ्यता का क्या बता दिया, पालना बताकर उसकी प्रशंसा की। मतलब जो यूरोप के लोग थे उनकी यूनान के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया गया और साथ में ईसाइयों को मुसलमानों के विरुद्ध भी क्या किया गया, खड़ा करने का प्रयास। इसमें धार्मिक पुट भी शामिल था। अंग्रेज कवि था एक लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने किस आधार पर, धार्मिक कारण से ही गया था। और 1824 ईस्वी में बुखार से इसकी वहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और अनंत 1832 की कुस्तुनिया की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से जो ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की लोगों ने क्या कर दिया, यूनान को आज़ाद कर दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसको क्या दे दी, मान्यता दे दी। तो इस तरीके से ये एक संघर्ष चला और राष्ट्रवाद की इस लहर ने क्या किया, यूनान को आज़ादी दिलवाई थी। अब देखते हैं आगे कुछ, देखो महत्वपूर्ण चीज़ें। ये एक तो चीज़ आई है रूमानी कल्पना और दूसरी आई है राष्ट्रीय भावना। अब दोनों चीज़ें हैं क्या, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। राष्ट्रीय भावना के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन रूमानी कल्पना क्या है। तो इसमें देखो, वैसे रूमानी जो कल्पना होती है उसका मतलब हम इस तरीके से देखेंगे कि वैसे आगे इसमें सारा कुछ समझाया गया, लेकिन ये क्या है, ये एक हम ऐसा कह सकते हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य व्यक्ति की और क्या होता है, उन्मुख होकर के प्रेम की जो आनंदपूर्ण भावनात्मक संवेदना उसको क्या करता, व्यक्त करता। या ऐसे कह सकते हैं ये क्या है, भावुकतामय। कैसी है, भावुकतामय प्रेम। कैसा है, भावुकतामय प्रेम से परिपूर्ण भावना है। उसी भावनाओं को हम कहते हैं रूहानी कल्पना। आप जान सकते हो, कल्पना मतलब जो क्या है, दिमाग की उपज है, जो हकीकत में धरातल पर नहीं आता। तो ऐसी तो रूमानी कल्पना किस तरीके से की गई और उसके बाद में कैसे राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ, तो उसी सारी चीज़ को अब देखने वाले। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ था।
इसके लिए और कौन सी चीज़ें थी उसी के बारे में। तो राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति, संस्कृति क्या, जीवन जीने का जो ढंगिया पद्धति होती वो, तो उसने भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में बढ़ाई क्या था, महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। यानी देखो, कविताएं, कहानियां, किससे ये क्या करेंगे, जितना कार्य आप लोगों के अंदर और किसी माध्यम से नहीं जगा सके उतना इनके माध्यम से बढ़ सकते हो। यानी कहा भी जाता, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो इस तरीके से इन माध्यम से क्या किया गया, राष्ट्रवादी भावना को जगाने का काम किया। आइए अब हम देखते हैं रोमानिवाद क्या। वैसे तो मैंने रोमानिवाद के बारे में बता दिया, यानी किसी अन्य व्यक्ति की और उन्मुख प्रेम की जो आनंदपूर्ण भावनात्मक संवेदना होती है उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ विस्तृत रूप से जो इसके प्रति दिखाया गया आंदोलन से क्या परिप्रेक्ष्य उसको समझते हैं। देखिए, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, यानी ये रोमानिवाद क्या था, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था, इसे भी आप लिख सकते हैं, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। क्या करना चाहता था, खास तरीके की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितरक और इसमें क्या किया जाता, विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। मतलब ये क्या करता है, ये विज्ञान या तर्क वितर्क पर आधारित जो बौद्धिक उन्नति को क्या करता है, रोकता है और किसी के प्रति श्रद्धा की भावना पर जोर देता है। किसकी भावना पर, श्रद्धा की, यानी पुरातन चीज़ों की तरफ ये क्या करता है, धकेल कर ले जाता, पुरानी चीज़ें ही लोगों के दिमाग में लाता, यानी बदलाव को ये क्या करता, स्वीकार नहीं करता। मतलब आस्था जगाता, केवल आस्था के आधार पर ही ये क्या करता है, उन किसी भी चीज़ों को ये करना चाहता। तो वो यही इसने क्या किया, ये भावनाएं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाएं, ये क्या है, ये आस्था के ऊपर थी। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा संस्कृति, अतीत यानी जो बीता हुआ समय वही तो इतिहास है, को क्या किया, राष्ट्र का आधार बनाया जाए, न कि विज्ञान वगैरह ये तर्क वितर्क इसके आधार पर। इससे पहले एक थोड़ा सा एक फ़ोटो देख लेते हैं ऊपर, जो किस तरीके से जो यूनानी क्रांति के, इस फोटो के माध्यम से कलाकार ने क्या किया है, किस तरीके से जो अत्याचार है तुर्की लोग यूनानी लोगों पर करते थे उसके लिए बताने का कार्य किया। विशेषकर इसमें उसने महिला और बच्चों को उसका केंद्र बनाया था। हालांकि ये इस तरीके का चित्र इसलिए बनाया गया था ताकि यूनानी लोगों के प्रति यूरोप के लोगों में क्या की जाए, सहानुभूति उत्पन्न की जाए। इसके लिए ये इस तरीके की फ़ोटो बनाई गई थी। ये देख लेते हैं कौन है, यूनिस दिलाक्रोआ द मैसेजर दैट कियोस, इसने इस तरीके का फ़ोटो बनाया था। जो कि कौन था, ये फ्रांसीसी चित्रकार जो दिलाक्रोआ था, सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। ये विशाल चित्र 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर ये एक घटना को चित्रित करता है, जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। ठीक है, यानी बड़ी मात्रा में उन्होंने क्या किया था, नरसंहार किया था यूनानी लोगों का। तो दिलाक्रोआ ने इस घटना को नाटकीय बनाकर महिला और बच्चों को पीड़ा का केंद्र बिंदु बनाकर सटक रंगों का प्रयोग कर देखने वालों की भावनाओं को क्या किया, उबार करके यूनानी लोगों के प्रति क्या किया था, सहानुभूति करने का प्रयास किया था। और इसका प्रयास बहुत सफल भी हुआ था। देखो, किसी भी कला या व्यंग्य आदि के माध्यम से क्या किया जाए, किसी में राष्ट्रीय भावना, विद्वेष, सहानुभूति या फिर समर्पण की भावना को जगाया जा सकता है। आगे देखेंगे, जर्मन दार्शनिक था योहान गांडफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने यह दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में नहीं थी। यानी इन्होंने भी क्या किया था, जो रोमानी बातों पर ही किया था गौर, इन्होंने भी लोगों को क्या किया था, प्राचीन जो समय था उसके प्रति ले जाने का काम किया था, उनके प्रति जो प्रेम और जो अपनी संवेदनाएं उनको जगाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा तो कहाँ ले रहती है, लोकगीतों में, जो लोगों के यानी जनता के गीत हैं, जो जन सामान्य के, जिसका कोई जो शास्त्रीय साहित्य नहीं होता, जन काव्य हैं और लोकगीतों में प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए क्या था, आवश्यकता है। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को ही वापस नहीं लाना था। ऐसा नहीं कि वो लोग क्या थे, प्राचीन जो राष्ट्रीय भावना थे उसको वापस लाने के लिए ही स्थानीय बोले, स्थानीय जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और वहाँ का अपना लोक साहित्य, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने तक का माध्यम था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। बिल्कुल, क्योंकि जो वैसे अगर
किसी तरीके से जो पुरानी बातों को नहीं लाएंगे और नए तरीके से करेंगे तो सब लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जो लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर का मतलब है जो पढ़े लिखे नहीं है, उन तक अगर किसी बात को पहुंचाना तो हमें किसका साथ लेना पड़ेगा, हमें स्थानीय बोलियों का साथ लेना पड़ेगा, स्थानीय लोक साहित्यों का साथ लेना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही रूमानी जो कलाकार या कवि वगैरह थे उन्होंने किया था। ये खासतौर पर पोलैंड पर लागू होता है, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने क्या कर दिया था, विभाजन कर लिया था, यानी इसकी बंदरबांट कर ली थी। और पोलिश जो राष्ट्रीय पहचान उसको उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल समाप्ति कर दिया था। तो इनके विरुद्ध पोलिश लोगों ने क्या किया था, स्थानीय बोलियों और लोक साहित्य को हथियार बनाया था। किस तरीके से आगे हम देखेंगे। भाषा को यहाँ महत्वपूर्ण हथियार के रूप में पोलिश लोगों ने प्रयोग किया था। वो कैसे। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने बांट लिया था। किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से क्या किया, गुणगान, और पोलेनस और माजुरुका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये दो लोक नृत्य महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना, पोलिश लोक नृत्य जिसने बदल दिया। अब आगे देखिए और क्या है। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाषा का आप देखेंगे, ये तो हो गया आपने लोक नृत्य और साहित्य का। अब भाषा के बारे में, तो भाषा ने कैसे किया था कि रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को राष्ट्रीय स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरदस्ती लगा गया। इसके लिए रूस ने काफ़ी सारा प्रयास किया। ये प्रयास भी आगे देखने आए। रूस पूरी क्रूरता पर उतर आया था, लेकिन पोलिश लोगों ने क्या किया, जब वो शक्तिहीन थे, रूस शक्तिशाली राष्ट्र था, तो उसके साथ में वो कोई सशस्त्र संघर्ष नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए अब ऐसा हो कि लोगों के अंदर क्या हो, राष्ट्र के प्रति कम से कम भावना तो बनी रहे, राष्ट्रीय भावना तो बनी रहे, लोग कहीं भूल नहीं जाए, जैसा अभी भारतीय हम भूल रहे। अब आजकल हम इंग्लिश का आधुनिकीकरण के पीछे चल पड़े, हमारी शिक्षा का आप देखते हो जगह जगह सरकारों ने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल रहे, हिंदी को हतोत्साहित किया जा रहा है, और भारत के अंदर भी क्या है, हिंदी भाषा को उतना महत्व नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है, इससे हम जो पुरानी हमारी व्यवस्थाएं उनसे क्या हो जाएगा, हम पीछे हट रहेंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है कि जो नया जो पाठ्यक्रम 2005 के अंदर जो लागू किया गया, उसके अनुसार क्या किया गया, बच्चे को जो शुरुआती शिक्षा उसकी मातृभाषा में देने की बात की, ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे ही व्यक्ति जड़ों से, अपनी संस्कृति से प्रेरित रहेगा और उसका अपने देश के प्रति राष्ट्रीय भावना, लगाव, देशभक्ति क्या होगी, बनी रहेगी। और वही काम यहाँ की पोलिश भाषा ने किया था, पोलिश लोगों द्वारा। इसका 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। अब इसमें ये सफल नहीं हुए। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को क्या बनाया, एक हथियार बनाया। आज भी भारत के अंदर भाषा को हथियार बनाया। जब भी कोई ऐसे संपर्क भाषा की बात आती, दक्षिण भारत से ये लहर उठाती है। वर्तमान में भी जैसे सरकार ने कुछ ऐसा प्रयास किया, दक्षिण भारत से फिर ये आवाज़ आई। सर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिस्मों को जेल में डाल दिया गया। जो क्या करते थे, पादरी और बिस्मों ने क्या किया, सर्च में भी किस भाषा का प्रयोग करते थे, पोलिश भाषा का। धार्मिक शिक्षा देने के लिए अपने प्रवचनों में भी पोलिश भाषा का। जबकि रूस क्या कहता था, वहाँ रूसी भाषा का प्रयोग को। जब इन्होंने ऐसा करने से मना किया तो इनको जेल में डाला। यहाँ तक कि रूसी अधिकारियों ने इसे सजा देने के लिए साइबेरिया, जो विश्व का सबसे ठंडा इलाका है, वहाँ पर इनको भेज दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। तो यही तो राष्ट्रवाद होता है। देखो, कोई भी खैरात में नहीं मिलती, व्यक्तियों को क्या करना पड़ता, संघर्ष करने से ही अधिकार प्राप्त होते हैं। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के एक प्रतीक के रूप में देखी जाती है। अब देखो, ये सारी घटनाएं चल रही थी। इन घटनाओं के कारण क्या था, अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा था। सारी कुछ व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। खेती को भी नुकसान पहुंचा था। बड़े पैमाने पर कृषि भी नष्ट हो जाती, उद्योग धंधे नष्ट, व्यापार हो गया। तो सारे से क्या हो गया, भूख बढ़ गई और इससे लोगों को क्या कठिनाई आई। अब ज़्यादा कठिनाई तो आगे फिर लोगों ने क्या किया, यानी किसानों ने यहाँ जो विद्रोह कर दिया था, उसी विद्रोह को हम देखेंगे। तो 1830 का दशक, यानी 10 साल का समय जो होता है वो दशक कहलाता है। तो यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आए। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। वही मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन काम की उपलब्धता कम थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, लोगों में निराशा छा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी सर जाकर भीड़ भरी गंदी बस्तियों में रहने लगी, जिससे उनकी क्या हुई, स्थिति भी बिगड़ने लगी, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और जो मानव को जो महत्वपूर्ण जो अधिकार जैसे जीने का अधिकार है वो भी क्या होने लगा, इससे हतोत्साहित होने लगा था। नगरों में लघु उद्योगों को, लघु यानी छोटे उत्पादक
जो छोटी चीज़ों को बताते वो अक्सर इंग्लैंड से आयात मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े। क्यों? क्योंकि इनके जो बनी वस्तुएं महंगी होती थी और उतनी अच्छी भी नहीं, क्योंकि हाथ से बनाते थे या छोटी मशीनों से, जबकि इंग्लैंड से आता था बड़ी मशीनों से, वो कपड़ा सस्ता भी होता था, गुणवत्ता में थोड़ा अच्छा होता था। इसी कारण इनका भी रोजगार इनके हाथ से चला। तो किस तरीके से, यही तो देखेंगे पहले किस तरीके से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। एक तो औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थी, उन गतिविधियों के ठप होने से लोगों को काम नहीं मिल रहा था, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे थे। और इधर जो क्या था, इंग्लैंड से आयातित कपड़े ने जो थोड़े बहुत काम में लगे हुए थे जैसे बुनकर वगैरह उनसे संबंधित, उनको भी अब क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया था, उनका भी काम धंधा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर एक महाद्वीप, ये कक्षा 11 में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो कि औद्योगिकरण क्या था। स्तर अन्य महाद्वीप से ऊंचा था। स्तर ऊंचा होने का मतलब है वहाँ तकनीकी अच्छी थी। इस कारण जो यूरोप के जो बाकी क्षेत्र हैं, ये महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में आया, तो उनके मुकाबले अच्छी होने के कारण उनकी चीज़ें सस्ती पड़ती थी और अच्छी भी बनती थी, और बाकी जगह चीज़ें खर्चीली भी थी और उतनी कुछ राष्ट्र राज्य या पहचान जैसी या अच्छी सरकार नहीं थी जो उनको क्या करे, अच्छा संरक्षण दे। महाद्वीपों को ये प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इंग्लैंड में जो शुरुआत हुई थी वो सूती वस्त्र उद्योग से ही हुई थी, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता, जब इंग्लैंडों में मशीनों में होता था। और केवल आंशिक रूप से ही यूरोप के यानी महाद्वीप के अन्य भागों में रूप मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था तो वो ऐसा कोई बदलाव चाहता नहीं था, जबकि कर्षक और सामंती शुल्कों में, कर्षक क्या था, सामंती जो शुल्क जिसमें कुलीन वर्ग वगैरह पादरी वगैरह थे वो लेते थे, यानी शुल्क यानी टैक्स, और जिम्मेदारियों के बहुत से तले थे जिनको बेगार वगैरह ऐसा कार्य भी उनको करना पड़ता था। और खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में क्या होती थी, व्यापक गरीबी फैल जाती थी, है ना। तो जब महंगाई बढ़ती थी तो क्या होता था, सबसे ज़्यादा क्या होता था, कम आय वर्ग वाले लोग प्रभावित होते, वो उसको नहीं खरीद पाते थे, और जब फसल खराब होती थी तब भी महंगाई बढ़ जाती थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या होते थे, गाँव और शहरों दोनों जगह क्या होती गरीब, जैसे वर्तमान में कोरोना काल के अंदर आप देखते हो भारत के अंदर पहले पिछले लॉकडाउन के दौरान भी भयंकर गरीबी में वृद्धि हुई, तो और इस बार तो उससे भी ज़्यादा गरीबी के अंदर वृद्धि हो रही है। लोगों के सामने 2 जून की रोटी खाने की ही क्या संकट हो रहे। आजकल न्यूज़पेपरों में सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जा रही, कोरोना से मरे, जबकि लोगों के अंदर खाद्यान्न का जो संकट है उसको दर्शाया जाए तो ये उससे भी कहीं बड़ा होगा। और जब लोग जिंदा रहने का जब आएगा संकट, तब लोग किसी प्रकार को कुछ भी नहीं देखते, सबसे पहले पेट भराई होनी चाहिए। एक यहाँ ये कोटेशन देख लेते हैं, जो एक स्रोत है जो ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण से संबंधित है, जिसमें देखते हैं ग्रीम फेयर टेल्स एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम बंधु, ये 2 भाई थे, का जन्म क्रमश 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई करे उसी समय शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। वे 6 साल तक गांव जाकर यही कार्य करते रहे और वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती उन्हें लिख कर क्या करते थे, वो रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों को में समान रूप से पसंद की जाती थी, और 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया, और बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में क्या हो गए, सक्रिय हो गए थे, और प्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने विशेष रुचि। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में एक जर्मन शब्दकोश का भी प्रकाशन कर डाला। मतलब क्या था, जो हमने देखा था कि भाषा और किस तरीके से लोक कथाएं राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने या फिर लोगों के अंदर पुरातन भावनाएं जगाने का काम करते, उसी संदर्भ में एक ये स्रोत के रूप में लिया गया, जो ग्रीम बंधुओं ने द्वारा इनका जो लोक कथाओं या को क्या किया गया था, इकट्ठा किया गया। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी संस्कृति के लिए क्या मानते थे, खतरा मानते थे। उनको ये विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा की अभिव्यक्ति है, और जो क्या कराएगी, जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना उसको क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। तो उसी से संबंधित ये कोटेशन दिया गया। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों में वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक राष्ट्रीय जर्मन पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का एक हिस्सा मानते थे। इसके लिए लोगों के पास जाते, उन्हें भी इसके बारे में बताते किस तरीके से फ्रांस ने जो उनके ऊपर आधिपत्य कर रखा, उनकी संस्कृति को प्रभावित करा, और किस तरीके से आप जर्मन जो प्राचीन जो विशुद्ध जो कथाएं वगैरह उनके माध्यम से और जर्मन भाषा के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपना जो गर्व है उसको महसूस कर सकते हो। ये बात जगाने का काम किया था।
अब जो हमने भूख और कठिनाइयाँ देखी, तो भूख के कारण लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह। ये जो फोटो देख रहे हो ये किसानों का ही एक विद्रोह है। ये कब हुआ था, कर्षक विद्रोह, जो 1848 के अंदर हुआ था। अब देखो इसमें क्या था, इसमें पूरा हम डिटेल से देखेंगे। 1848 एक ऐसा ही वर्ग था, लोगों की खाने पीने की कमी थी। देखो क्या था, या तो महंगाई बढ़ गई थी, या क्या फसलें खराब हो गई थी, या फिर उनके फसलें इस चलने वाले संघर्ष में नष्ट हो गई थी। जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ गई थी। व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग, पेरिस फ्रांस की जो राजधानी, सड़कों पर उतराए, जगह जगह अवरोध लगाए गए, यानी राजधानी के अंदर जो जाने के जो रास्ते हैं वो बंद किए गए। और लुई फिलिप जो वहाँ का फ्रांस का सम्राट था, उसको भागने पर मजबूर किया। जैसे वर्तमान में दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन, उसने भी हमारी राजधानी नई दिल्ली को घेर रखा और जगह जगह अवरोध लगाए हुए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखो, कभी आईएएस जैसे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया। मताधिकार मतलब मत देने का, वोट देने का क्या था, अधिकार दिया। काम के अधिकार की भी गारंटी दी। किसके कारण, इन आंदोलन के कारण कि अब लोगों को सबको क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। क्योंकि लोगों के पास भूख किस लिए हुई थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। काम होगा तो अभी तो कुछ जो क्या होगी, इनकम होगी, तो उसके माध्यम से व्यक्ति लोग क्या कर पाएंगे, खाद्यान्न वस्तुएं आदि खरीद पाएंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने, तो अब सरकार क्या करेगी, राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए जाने लगे। कुल मिलाकर के जो प्राइवेट चीज़ें थी वो प्राइवेट, निजी नहीं, अब सरकार जो नियंत्रित व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, जो समाजवाद जैसी बुनियाद यहाँ पर रखी गई थी। वैसे ये समाजवाद से ही प्रेरित थी। इससे पहले 1845 में सिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। निर्मित यानी बना बनाया कपड़ा, परंतु दाम बहुत कम थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि बेरोजगारी के कारण था। काम करने वाले लोग खूब थे, एक नहीं दूसरा मांग लेता था। चाहे में जैसे आज वर्तमान कोरोना काल के अंदर देख ले तो खूब सारी आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, जब खुलेगी तब भी काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, और जबकि काम की उतनी की स्थितियाँ नहीं होगी। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 जिसकी आबादी थी। सूती कपड़ा बुनने वालों का व्यवसाय सबसे व्यापक था। व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर होता था। श्रमिकों की हालत, श्रमिक यानी जो मजदूर, जो काम करने वाले, काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें क्या कर दी, गिरा ली। अब वो तो क्या करते, कच्चा माल वो भी देते जिसकी, तो वो उनके हिसाब से मनमानी कीमत लेते थे। और जब खरीदते थे तब भी मनमानी कीमत पर, यानी कम मूल्य पर खरीदते, देते समय ज़्यादा मूल्य और खरीदते समय कम मूल्य पर। तो 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली। ये जो आंदोलन की घटना उसका वर्णन है। और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी, कोठी मतलब जो उसका महल वगैरह था जहाँ पर वो रहता था, है ना, जहाँ उसकी सारी जो व्यापारिक वस्तुएं भी इकट्ठी, तो ये कोठी क्या होती थी, साथ में निवास स्थान भी होता था और व्यापारिक के अंदर भी होता था, जहाँ व्यापारिक वस्तुओं का वो संग्रहण भी किया करते थे। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ उनकी गणना का व्यवहार किया गया। किसके द्वारा गणना का व्यवहार किया गया, इस ठेकेदार के द्वारा। तो कभी उनको धमकियाँ दी गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मजदूर पीछे नहीं हटे। और इसके बाद मजदूरों की भीड़, जब उसने कोई सुनवाई नहीं की उनकी, तो मजदूरों की भीड़ क्या हो गई, ज़बरदस्ती उसकी कोठी में घुस गई। और चमचमाती खिड़कियां, जो अच्छी तरीके से बनी खिड़कियां, फर्नीचर चीनी मिट्टी की बनी, नसीब यानी बहुत ही अच्छी अच्छी जो वस्तुएं थी उनको तोड़ के दी। और एक अन्य गुट ने भंडार गृह में, जहाँ वस्तुओं का भंडार मतलब संग्रह किया हुआ था, वहाँ घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर तार तार कर दिया, उसको बिखेर दिया। ठेकेदार अपने परिवारों के साथ पड़ोस के गांव गए, भागे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने भी शरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी क्या किया, बुनकरों का सपोर्ट दिया और कहा ऐसे भाई अत्याचारी व्यक्ति को हम भी क्या नहीं सपोर्ट नहीं देखें करेंगे। और वो कब आया, 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से ही वापस आया। तब तक तो नहीं। सेना ने फिर क्या, इसके बाद सेना और जो मजदूर थे यानी बुनकरों के बीच में टकराव हुआ, जिसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। यानी फिर ताकत के बल पर क्या कर दिया, इन बुनकरों का विद्रोह दबा दिया गया। तो फिर क्या करेंगे, किस तरीके से लोगों को पता था, बुनकरों को पता था आखिर उन्हें मिलेगा क्या, उनकी जान जाएगी, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी होती लोग, तब जा करके लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा पॉइंट, 1848 और उदारवादियों की क्रांति, इसका अंतिम पॉइंट है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उन्होंने उनके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की भी क्रांति हो रही थी। मतलब दोनों तरफ, दो तरफा सरकार के ऊपर दबाव हो रहा था। और फरवरी 1848 की घटनाओं ने राज्य को क्या करनी घटी, मतलब जो लुई फिलिप था, फिलिप को क्या करना पड़ा, अब
हटना पड़ा था और एक और गणतंत्र की घोषणा की कि जो सभी पुरुषों में कैसा सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। सार्वत्रिक का मतलब सबके लिए, जो मताधिकार किसके लिए हो, सबके लिए आधारित था। और यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की क्या की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया था। जो संविधान की स्थापना करने की बात थी उसको किससे जोड़ दिया, राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। तो यही तो था राष्ट्रीयता की भावनाएं वहाँ धीरे धीरे विकास हो रही थी और उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। जन असंतोष का मतलब जनता का क्या हो रहा, गुस्सा, गुस्सा अपने उबाल पर आया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया गया। एक राष्ट्र राज्य संविधान क्या चाहता था, उनका संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान मतलब क्या था, पहले मैंने बात की थी, है ना, जो कानूनों का एक प्रलेख होता है। और प्रेस की आज स्वतंत्रता मतलब लोगों को जो प्रिंट मीडिया वगैरह होता था उस समय, जो पत्र पत्रिकाएं वगैरह होती थी, उनके प्रकाशन की स्वतंत्रता दी जाए। उनमें लोग किसी प्रकार के विचार व्यक्त कर सकते थे, किसी की सरकार की भी आलोचना कर सकते हैं और संगठन बनाने की, और संगठन बनाकर लोग एक होकर के क्या कर सकते हैं, अत्याचारों का विरोध कर सकते हैं, जो उस समय ऐसी नहीं थी। ऐसी आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। कौन, ये राष्ट्र राज्य की स्थापना। फिर जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला। देखो यहाँ नेशनल का तो मतलब राष्ट्रीय होता है, सर्व जर्मन मतलब एक सामूहिक पहचान उन्होंने उत्पन्न करने का क्या किया था, कार्य किया था, ताकि लोग क्या हुए, सामूहिक पहचान और साझा भाव से क्या करें, लोग इससे जुड़ जाए। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया, लेकिन ये ज़्यादा तक चलेगी नहीं और समाप्त हो जाएगी। ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का क्या किया, प्रारूप तैयार किया था। लेकिन देखो यहाँ पहले पार्ट के अंदर शुरुआत के हमने अंदर पढ़ा था कि एक तरफ मजदूर वगैरह वो जो क्या था, समाज का निम्नतर वर्ग वो विरोध कर रहा था, क्रांति कर रहा था। दूसरी तरफ था मध्यम वर्ग। तो ये जो प्रतिनिधि चुने गए ये मध्यम वर्ग के थे और जिन्होंने बाद में क्या किया आगे हम देखेंगे। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जो क्या करता, संसद के अधीन रहना था, उसको संसद से अलग नहीं हो सकता था। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा, जो उस समय यहाँ का सबसे बड़ा राजा था, राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वासित सभा के क्या थे, विरोधी थे। और आखिर इनका क्या हो गया, इनका ये उनके सहयोग से क्या हो जाएगा, ये इस जो संसद उसको भी समाप्त कर देंगे। तो इससे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वही देखो एक तरफ तो कुलीन वर्ग और जो सेना जो किसके सपोर्ट में थी, इन राजाओं के सपोर्ट में थी, तो उनका विरोध, और वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। अब देखो कमज़ोर कैसे हो गया सामाजिक, कि संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। अब सबसे ज़्यादा तो क्या थे, मजदूर और कारीगर ही थे। तो अगर ये लोग मध्यम वर्ग के लोग इनकी मांगों का सपोर्ट करते तो क्या होता था, अच्छी स्थिति होती और ये संसद चल पाती। लेकिन इसमें व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए लोग थे, वो तो क्या करेंगे, जब मजदूरों और कारीगरों की निम्न स्थिति रखेंगे, उनकी मजदूरी वगैरह कम रखेंगे, तभी तो उनका अधिक लाभांश हो सकता है। तो इसी कारण इनकी उन्होंने अवहेलना की। तो इसी कारण दो तरफा इस मध्यम वर्ग को, जो संसद में चुने हुए मध्यम वर्ग के जो प्रतिनिधि, दो तरफा विरोध। क्योंकि एक तरफ तो जो राजा और कुलीन वर्ग सेना वगैरह तो इनका विरोध कर ही रही थी, अब मजदूरों और कारीगरों ने भी इनका क्या किया, विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे और इन्होंने क्या किया, कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं की। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर किया गया था। अब देखते हैं इतनी सारी संघर्ष हुआ, अब महिलाओं की क्या स्थिति थी उनके बारे में देखेंगे। क्या इन सारे बदलावों से महिलाएं कुछ प्रभावित हुई या उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ या नहीं, तो हम देखेंगे। अधिकतर तो उनकी जो जड़ विचारधारा वो वैसी बनी हुई, क्योंकि पुरुषवादी समाज था। तो उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, यानी इस पर सबका मत एक नहीं था। हालांकि आंदोलन में कई वर्षों में बड़ी संख्या महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकें की और प्रदर्शन भी किए। इन सब के बावजूद असेंबली के जो चुनावों के दौरान इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अब देखेंगे एक शब्द है नारीवाद और साइड में एक इसका क्या अधिकार थे उसके बारे में भी देखेंगे। एक स्रोत है, उस स्रोत को देखेंगे। तो नारीवाद क्या है,
स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध, इसको हम नारीवाद के रूप से जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ साइड में, इसमें ये नारीवाद और महिलाओं की स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। ये स्रोत दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था, बड़ा महत्वपूर्ण है और महिलाओं से संबंधित वर्तमान में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते, तो इसलिए इस जो टॉपिक को अच्छी तरीके से देखें। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे निम्नलिखित विचार व्यक्त किए, यानी इससे वहाँ के निर्वाचित सदस्यों के किस तरीके के विचार थे उनकी महिलाओं के प्रति, उनसे हमें प्रकट हो जाएगा। प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य के लिए निर्मित किया। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक है और वह मुक्त है, उससे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनता है। वह कानून, उत्पादक और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए। महिलाएं जो कमज़ोर, निर्भर, दबू है, जो उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता, इसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण करना, यानी इनकी पुरुषवादी विचारधारा थी। इनकी दकियानुस जो विचारधाराएं थी जिसमें महिलाओं को बड़ा हीन माना गया और महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। क्या स्थान बता देखिए, महिला तो कमज़ोर है, पुरुष उसकी क्या करें, सुरक्षा करें, वो पुरुषों पर निर्भर है, वो दब्बू है और उसका काम क्या करना चाहिए, घर के अंदर वो काम करे, पुरुषों की देखभाल करें और बच्चों की देखभाल करें, यानी बच्चों को पैदा करें, उनको बड़ा करें और यही काम करें, परिवार का पालन पोषण, यही काम करने को उनको माना गया। उनके किसी प्रकार के अधिकारों की बात उनके लिए नहीं थी। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंग भेदों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरीबों को खतरे में नहीं डाल देगी? ये कहता है कि खतरे में डाल देगी इसकी गरिमा। ये अपनी गरिमा इसी में मानते थे कि महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाए। आज भी अपने यहाँ विशेषकर राजस्थान वाले क्षेत्र में, वैसे सभी जगह हैं कि किस तरह भारत में थोड़ा ज़्यादा है, महिलाओं को किसी भी तरीके से अधिकार नहीं और पुरुषवादी विचारधारा थोड़ी ज़्यादा ही हावी है। लुइजे ऑटो पीटर्सन एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्परता, एक नारीवादी, जिसका अर्थ हमने अभी देखा था, राजनीतिक संगठन की क्या की थी, स्थापना। उसके अखबार ने 21 अप्रैल के प्रथम अंक में, एक तो पहले इनके विरोधी ने क्या बात लिखी, अब ये महिलाओं वाला टॉपिक है, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्या प्रयास किए उसका देखेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इसके प्रथम अंक में जो छपा वो क्या है, हम ये पूछें कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत हैं और सभी लोगों और सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ, हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए, आधी मानव जाति यानी पुरुष, महिलाओं के लिए उनमें से कुछ भी नहीं था। भले ही वो स्वतंत्रता की बात हुई, किसी भी प्रकार के इंसानों की आज़ादी, क्योंकि इन्होंने तो महिलाओं को इंसान ही नहीं माना था। लेकिन ये कहती है मगर स्वतंत्रता तो अविभाज्य, वो इस तरीके से महिला और पुरुषों में लिंग आधार पर उसको बांटा नहीं जा सकता। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर वो जब स्वतंत्र होंगे और महिलाओं को परतंत्र रखा जाएगा तो महिलाओं के वातावरण में वो आएंगे तो आखिर जाएंगे काम उनके, क्योंकि देखभाल परिवार का वगैरह वो सारा वही तो करेंगी, तो उनसे घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उन्हें महिलाओं को भी अधिकार देने चाहिए। मतलब बात ये स्पष्ट हो रही है कि महिलाओं को भी उन्हें अधिकार प्रदान करने चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को एक संपादक लिखा, जिसके अंदर देख लेते हैं हम कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार जिसका भी क्या करती है, इस्तेमाल करती है और जिम्मेदारियां भी उठाती है ना। जब भी संकट आया उन्होंने क्या था, चाहे कारखानों में काम हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे मदद करना हो, सारे काम उन्होंने किए। आंदोलन करना हो, है ना, फ्रांस की क्रांति वगैरह, अन्य यूरोप की सारी क्रांतियाँ देखें तो महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते। ये अन्याय क्यों है, मतलब जिस काम के लिए पुरुषों को जो लाभ मिलते हैं महिलाएं उससे भी बेहतर काम करती, फिर भी उनको वो लाभ नहीं मिलते जो पुरुषों के। वो क्या ये लज्जा की बात नहीं है कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार, मत यानी वोट देने का सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह पुरुष हैं, और जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती है और इसी हक से उसे क्या रखा गया, वंचित रखा, यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती है, मतलब हर क्षेत्र में। इसके अलावा वो टैक्स वगैरह भी देती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान है। तो इस आधार पर उन्होंने महिलाओं ने अधिकारों की बात की थी। हम देखते इस परिप्रेक्ष्य से हम देखें वर्तमान समय में हम अपने यहाँ देखते हैं भारत के अंदर जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है उसने बड़ी अच्छी पहल की थी और इसी तरीके का हमेशा वो एक स्तंभ प्रकाशित करते हैं। उसके लिए आप देखें जिसमें महिलाओं के
अधिकारों की बात की गई और पुरुषवादी विचारधारा पर बड़ा ही कटाक्ष किया गया है। तो उसको आप अच्छी तरीके से पढ़े, ताकि पुरुष होने के कारण आपको जरूर पढ़ना चाहिए और आपकी इसमें विचारधारा बिल्कुल ही स्पष्ट होगी और आपको सच में विचार करने पर मजबूर करेगी कि आखिर महिलाओं को हमने एक सिर्फ गुलाम और घरेलू नौकर से ज़्यादा उसको कुछ नहीं माना हुआ है। ये जो सेंट पॉल का ये जो है ना, ये सर्च है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ देखिए, है ना, सेंट पॉल की जो सर्च का में फ्रैंकफर्ट संसद का समकालीन जो रंगीन चित्र है, जिसमें क्या है, ऊपर की तरफ इधर महिलाओं को यहाँ सिर्फ दर्शक के रूप में स्थान दिया गया, बाकी यहाँ सारे पुरुष है। इधर ऊपर सिर्फ एक साइड में क्या है, केवल महिलाओं को स्थान दिया गया, वो भी किसके रूप में, दर्शक के रूप में, यानी महिलाओं का कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं रखा गया था। जब सेंट पॉल जो चर्च के फ्रैंकफर्ट संसद में सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाले, दर्शक दीर्घा में क्या, हाँ, खड़े रहने को स्थान दिया। प्रेक्षक क्या होता है, जो केवल निरीक्षण करने ही जाता, उसको केवल देखने के लिए ही जाता कि काम किस तरीके से हो रहा है, तो वैसा ही उनको स्थान दिया गया। बाकी न तो उनको बोलने का अधिकार दिया गया, न चर्चा में उनको भागीदार बनाया गया, कि मतलब उसको एक तरीके से उनसे क्या लिखा गया, अलग ही रखा गया। ये एक उस समय की महिला, देखो प्राचीन समय से ही महिलाओं के प्रति ये दोहरापन पुरुषों के अंदर पाया जाता है, जबकि वो मानते हैं कि आखिर उत्पन्न किसने किया, मानव को, प्रकृति ने। आगे हम देखेंगे जब भी राष्ट्रीय पहचान वगैरह की बात आएगी तो यहाँ भी जर्मनी या ब्रिटानिया जैसी महिला रूपकों को ही आगे रखा जाएगा, लेकिन व्यवहार में जो कहते हैं ना, करने को कुछ, दिखाने को कुछ और है और करने को कुछ और है। वो हाथी के दांत वाली है ना, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और वाली बात है। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब का मतलब सफल तो हो गई थी, वे पुरानी व्यवस्था को बहाल यानी फिर से उसको लागू नहीं कर पाई थी, जैसा कि 1815 के बाद वियना कांग्रेस के बाद हुआ था, वैसा इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजाओं को ये समझ आना शुरू आ गया कि उनके दिमाग में ये बैठ गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत यानी उनको छूट देनी पड़ेगी, उनकी कुछ बातें माननी पड़ेगी, केवल उनकी हर बार उनकी मानने नकारी नहीं जा सकती, देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता। तो इस कारण उन्होंने उनकी काफ़ी सारी बातों को क्या किया, स्वीकार भी कर लिया था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने इस परिवर्तन को प्रारंभ कर दिया, जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। तो इस तरीके से यूरोप भी अलग अलग भागों में डिवाइडेशन हो गया। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अब देखो बंधुआ मजदूरी क्या है, जब क्या करता, किसी के व्यक्ति को ऋण प्रदान किया जाता, वो जब ऋण को चुका नहीं पाता तो उस ऋण के बदले में किसी व्यक्ति को क्या रख दिया जाता, नौकर रख दिया जाता, अपने जैसे यहाँ पर हाली प्रथा कहते हैं, तो वैसा ही उसको क्या कहते हैं, हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। और जो बंधुआ मजदूर जो मजदूरी करता उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता, तो समाप्त कर दी। और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्ता प्रदान की, जिन निरंकुश, हालांकि इनको स्वायत्ता तो दी, जिससे क्या हुआ, निरंकुश मैग्योरों के प्रभुत्व का ही रास्ता साफ हुआ, क्योंकि जो आखिर चाहत थी वो चाहत हालांकि नहीं मिल पाई थी। यहाँ पर एक शब्द आया तो उसको देख लेते हैं। ये शब्द था विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले जो विचारों का समूह होते हैं, विचारधारा कहते हैं। तो आज का ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।